हेलो एवरीवन, खमागणे एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी यादव। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस साधना, जिसका सिंपल सा मतलब है किसी चीज को साध लेना। ना सिर्फ किसी चीज को, किसी शक्ति को, किसी पारलौकिक शक्ति या फिर किसी देवी शक्ति को साध लेना, इसी वर्ड का ये सिंपल सा मतलब है साधना। पुराने जमाने में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो सब लोग बहुत लंबे समय तक साधना किया करते थे, क्योंकि उनको उस हायर पावर से कनेक्ट करना होता था, उनको शक्तियां अर्जित करनी होती थी। धीरे धीरे चीजें चलती गई, तंत्र मंत्र इन सब चीजों के अंदर साधना का यूज होता है। लेकिन कई बार कुछ लोग सिर्फ किताबी ज्ञान लेकर साधना करना शुरू करते हैं और फिर उनको भुगतना पड़ता है उसका बहुत भारी परिणाम। चाहे किसी भी तरह की साधना हो, किसी भी साधना को करने का सही तरीका है एक गुरु को ढूंढना। एक गुरु के सानिध्य में, गुरु के मार्गदर्शन में जब साधना की जाती है, तभी आपको सिद्धि प्राप्ति हो सकती है। लेकिन मार्केट में इतनी सारी किताबें मिलती हैं जिनको पढ़ पढ़ कर लोग सोचते हैं कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप ही सारे काम कर सकता हूं। और जब आप इन चीजों को यूज करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, आपको उसका बहुत बड़ा परिणाम भुगतना पड़ता है। और कुछ ऐसे ही हुआ हमारी आज के इस रियल स्टोरी के अंदर, जहां दो दोस्त साधना के चक्कर में ऐसे फंसे कि उनकी जान पर बना और बड़ी मुश्किल से ही वो लोग उस चंगुल से बाहर निकल कर आ पाए। ये कहानी हमारे साथ शेयर की वरुण ने, और ये उनके और उनके दोस्तों के साथ हुआ एक इंसिडेंट है। कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास भी कोई रियल स्टोरी है तो आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारी इन दी गई आईडीज या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप हमसे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं, वॉइस नोट की फॉर्म में या फिर रिटर्न फॉर्म के अंदर। इसी के साथ साथ चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही और आपके इन वीडियोस को लाइक करने की वजह से ही हम और लोगों तक पहुंच पाते हैं। तो हम कर रहे हैं आपका मनोरंजन और आप करें हमारी हेल्प YouTube के एल्गोरिदम में थोड़ा सा और ऊपर आने के लिए। तो ये कहानी चार दोस्तों राहुल, वरुण, रियाज और प्रतीक की। ये चारों के चारों दोस्त अपने इंटर्नशिप के लिए हरिद्वार की एक बहुत ही फेमस कंपनी के अंदर जाते हैं, और वही कंपनी के पास में एक 2 BHK फ्लैट लेकर ये चारों दोस्त रह रहे थे। एक रूम में राहुल और वरुण रहते थे और दूसरे रूम में रियाज और प्रतीक रहते थे। राहुल और वरुण पहले से ही बहुत अच्छे दोस्त थे, उनकी दोस्ती करीबन 5-6 साल पुरानी थी। रियाज और प्रतीक रिलेटिवली इनके लिए नए थे, इसलिए जो दोनों घनिष्ठ दोस्त थे, दोनों एक ही रूम के अंदर रहा करते थे, खाते पीते थे, मस्ती करते थे। तो बढ़िया चल रहा था, बढ़िया रोजाना ऑफिस जाते थे, अपना इंटर्न का जिनका टाइमिंग होता था वो पूरा करते थे। साथ साथ हरिद्वार में थे तो आसपास ऋषिकेश वगैरह सारी चीजों को एक्सप्लोर किया करते थे। ये जो राहुल और वरुण थे, इनके इंटरेस्ट भी काफी सिमिलर थे। राहुल का इंटरेस्ट शुरू से ही जो धार्मिक किताबें हैं उनको पढ़ने का था, वो अलग अलग साधनाओं के बारे में पढ़ता रहता था। और वहीं पर जो वरुण था, वो हर दिन शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया करता था। मतलब ऑल इन ऑल अगर आप कहें तो ये दोनों ही रिलीजियस नेचर के थे, और इन दोनों का जो आप कह सकते हैं इंटरेस्ट सिस्टम था, वो एक ही पॉइंट पर आकर मर्ज होता था। एक दिन राहुल एक बुक स्टोर पर जाकर रावण संहिता लेकर आया। रावण संहिता की जो किताब है, जिसको भी उसने लिखा है, उसमें कहा गया है कि ये जो रास्ते हैं, ये तरीके हैं इस बुक के अंदर, उसको स्वयं रावण ने लिखा है। इस किताब के 4 अलग अलग पार्ट हैं, जिसमें एक पार्ट में बताया गया है कैसे भगवान की भक्ति की जाती है, अलग उनके जो मंत्र हैं वो लिखे गए हैं। एक में आपकी बॉडी के अंदर जितने भी रोग हैं उनको साधने के तरीके लिखे गए हैं। एक भाग में ज्योतिष के ज्ञान के बारे में लिखा गया, और उसका जो एक और भाग है, तीसरे नंबर का भाग, उसमें तंत्र मंत्र साधना इन सब की डिटेल्स दी हुई है। कैसे उनको करना है, किन मंत्रों को पढ़ना, उसमें कौन कौन सी सामग्री काम में आती है, ये सारी चीजें रावण संहिता के अंदर लिखी हुई थी। तो इस बुक को लाने के बाद ये दोनों दोस्त बैठकर अपने कमरे के अंदर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया करते थे। आप सभी लोगों ने शिव तांडव स्तोत्रम सुना हुआ होगा, और वो बड़ी मतलब जोशीली आवाज के अंदर दोनों के दोनों दोस्त मिलकर शिव तांडव स्तोत्रम का पाठ किया करते थे। और उनके आसपास के जो लोग थे, कि फ्लैट्स में आप जानते हैं दीवारों से भी आवाज चली जाती है आसपास के, तो सब लोग आते थे, बोलते थे यार तुम लोग ही क्या तंत्र मंत्र करते हो। तो अरे भाई तंत्र मंत्र नहीं है, उन्होंने उनको सुनाया भी, ये सुन के देखो, ये शिव तांडव स्तोत्रम है और हम दोनों दोस्त मिलकर इसका पाठ करते हैं। अब राहुल और वरुण दोनों ही ऑफिस से आने के बाद इस बुक को पढ़ा करते थे। एक एक करके उन्होंने 1 पार्ट 2 पार्ट पढ़ना शुरू किया, और फिर जब ये पहुंचे तंत्रा वाले पार्ट में तो इनको बड़ी क्यूरियोसिटी आई कि अरे तंत्र मंत्र की जो विद्याएं हैं अपने को करना तो नहीं है, लेकिन एक बार इनके बारे में पढ़ के देखते हैं। तो हर एक तरह की जो वहां पर साधना और विद्या लिखी हुई थी, वो उनको बहुत अच्छे से पढ़ते थे। अब आप जानते हैं, मैंने भी स्टोरी को कवर करने से पहले रावण संहिता ढूंढी है,
उसके तंत्र मंत्र का जो पार्ट है उसको कवर किया, तो मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारी साधनाएं हैं। और ढूंढते ढूंढते मैं भी पहुंचा एक साधना पे जिसका नाम था वशीकरण। वशीकरण साधना, जिससे आप किसी स्त्री, किसी पुरुष, किसी जानवर, अपने दुश्मन या फिर एक पूरे के पूरे क्राउड तक को वशीकरण कर सकते हो। इस तरह के रास्ते और विद्या उसमें लिखे हुए हैं। आप कुछ भी और सोचें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। इस बुक से पढ़कर आपको कोई ऐसा ज्ञान नहीं मिलेगा और इतनी डिटेल्स में वैसे भी नहीं दी हुई हैं। और यही गलती शायद यहाँ पर इन्होंने भी की थी, जिसका खामियाजा इनको आगे जाकर भुगतना पड़ा। तो अगर आपके दिमाग में से कुछ चल रहा है तो स्टोरी को जरूर देख लें, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि जितना आसानी से वहाँ लिखा हुआ है उतना आसानी से वो सब नहीं हो सकता है, और कई बार आपको लेने के देने पड़ जाते हैं। तो ऐसे ही सब कुछ सही चल रहा था। इनका रूटीन था ऑफिस जाना, ऑफिस से वापस आना, फिर हरिद्वार के जो घाट थे उनके ऊपर घूमना, जिससे इनको थोड़ी स्पिरिचुअल एनर्जी मिलती थी, माइंड रिफ्रेश होता था, और फिर आकर वो अपने तंत्र मंत्र की पूरी किताब पढ़ा करते थे। इसके कुछ ही दिनों बाद इनके ऑफिस में एक और नई इंटर्न आई जिसका नाम था कल्पना। कल्पना को देखते ही राहुल उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। वो जैसे तैसे करके कल्पना से बात करना चाहता था, लेकिन कल्पना कभी राहुल की तरफ देखती तक भी नहीं थी और ना ही वो उसे कोई इस तरह के भाव देती थी। उसने बहुत बार कॉल ऑफिस के अंदर कोशिश की उससे बात करने की, बट हाय हेलो से ज्यादा उनका और इंटरेक्शन नहीं हो पाया। तो जब ऐसा नहीं हो पाता है, आप पहुंचते अपने दोस्त के पास। उसने अपनी दिल की बात वरुण को बताई कि यार मुझे ना कल्पना थोड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन उससे बात करने की कोशिश करता हूँ तो घास ही नहीं डालती है। तो ये दोनों दोस्त मिलकर एक प्लान बनाते हैं, और तो प्लान थोड़ा फिल्मी है लेकिन इनका प्लान काम कर जाता है। वरुण राहुल से बोलता है कि तू चिंता मत कर, कल जब वो ऑफिस से बाहर निकले तो तू भी उसी टाइम पर उसके साथ बाहर निकलना। वरुण ऑफिस से 10 मिनट पहले ही बाहर निकल जाता है राहुल को इशारा करके, और वो जाकर कल्पना एक स्कूटी से आया करती थी उसकी स्कूटी की हवा निकाल देता है। बहुत थोड़ी सी उसमें छोड़ता है। वो आते हैं, कल्पना अपनी स्कूटी को स्टार्ट करते हैं और एज प्लान राहुल और वरुण पहले थोड़ा सा आगे जा चुके होते हैं। थोड़ा सा आगे चलते तो उसकी स्कूटी का टायर पूरा फ्लैट हो जाता है और वो परेशान होकर अब अकेली ही अपनी स्कूटी को देखने लगती है। तो उधर से राहुल चलता हुआ आता है और पूछता, अरे कल्पना क्या हो गया? तो बोलती पता नहीं यार कैसे स्कूटी का टायर फ्लैट हो गया। तो मेरा अच्छा ओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूं? बोलती हाँ, यहाँ तो आसपास कोई पंचर की दुकान भी नहीं है। तो बोलता कोई बात नहीं, आगे चलकर करीबन आधा किलोमीटर बाद एक पंचर की दुकान है, तो मैं तुम्हारी स्कूटी को ले चलता हूँ और वहाँ पे ठीक करवा लेंगे। तो अब उसने स्कूटी को पकड़ा, उसको ड्रैग करने लगा, साथ साथ कल्पना चल रही थी और चलते चलते दोनों बातचीत कर रहे थे। और इस तरह से वरुण और राहुल का ये प्लान कामयाब हुआ कि अब कल्पना और राहुल के अंदर इंटरेक्शन शुरू हो गया था। अब फ्रॉम दिस डे ऑनवर्ड्स इनकी बातचीत होना शुरू हो गई। लंच टाइम में भी इस लोग साथ में बैठ के बातचीत किया करते थे। और 2-3 दिन के बाद ही, क्योंकि राहुल उत्सुक बहुत था, उसने कल्पना से बस ऐसे एकदम से पूछ लिया कि तुम सिंगल हो? तो वो हंसते बोले नहीं नहीं, मैं सिंगल नहीं हूँ, मेरा एक बॉयफ्रेंड है। और ऐसे उसने डिटेल्स उसको सारी दी। अब ये बात सुनते राहुल को तो लगा बहुत तेज झटका। तो यार क्या क्या सपने सजाए थे मैंने, क्या क्या सोच लेता उसने पहले 5-7-10 दिनों के अंदर। उसने उसका दिल का जो शीश महल था वो टूटकर चकनाचूर हो गया। कल्पना से ये बताया कि उनका 2 साल का रिलेशनशिप है, वो कॉलेज से ही साथ में है। अब राहुल जो था वो कल्पना के टुवर्ड्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड था, मतलब लव एट फर्स्ट साइट, वो तो खो गया था उसको, तो पहली बार देखते उसे प्यार हो गया था। और अब वो वरुण के पास गया, उसने बोला कि यार भाई ऐसी ऐसी बात हो गई, क्या करूं यार, मैं तो मतलब मेरे तो दिमाग में वही घूमती रहती है। तो अब वो लग गया इस उपाय में कि कैसे ना कैसे ना, सिर्फ वो इवन वरुण भी अपने दोस्त की हेल्प करना चाहता था, दोनों ही लग गए इस जुगाड़ में कि कैसे ना कैसे कल्पना के दिल के अंदर राहुल के टुवर्ड्स अट्रैक्शन या फिर अफेक्शन पैदा किया जाए, जिससे इन दोनों की कोई बात बन पाए। रात को ये दोनों जब रूम में बैठे हुए थे, तभी बैठे बैठे राहुल के दिमाग में एक आइडिया आया। वो फटाफट से उठा, उसने जो रावण संहिता वाली किताब थी वो निकाली, उसको फटाफट पन्ने पलट पलट के वो एक पन्ने पर पहुंचा। क्योंकि बुक उन्होंने बहुत अच्छे से छान ली थी, तो उसे वहां पर एक विधि मिली। उस विधि में लिखा हुआ था कि इस विधि के द्वारा आप इस संसार की किसी भी स्त्री को अपने वश में कर सकते हो। यहां उसकी आंखों में एक अलग चमक आई। वो अपने दोस्त वरुण के पास गया, बोला भाई मिल गया इलाज, अगर हम ये काम कर लें तो मैं कल्पना को अपने वश में कर सकता हूँ, और उसके बाद मैं उसका ब्रेकअप करवा के हमेशा हमेशा के लिए कल्पना के साथ, मतलब कल्पना मेरी हो जाएगी और हम दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाएगा। एक अच्छे दोस्त के नाते वरुण को राहुल को समझाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों उसे लगा कि यार सही है,
उसके दिमाग में एक चीज़ ये भी थी कि देखते हैं जो किताब में लिखा है वो सही होता भी या नहीं, ट्राई करने के अंदर क्या जाता है। और इस तरह से इन दोनों दोस्तों ने प्लान बनाया कि वो इस विधि को फॉलो करते हुए कल्पना को अपने वश में कर लेंगे। जोश जोश में दोनों दोस्तों ने इस चैप्टर को बहुत अच्छे पढ़ा, एक एक फाइन डिटेल नोट की, जहां कमी पड़ रही थी किसी और सोर्स से सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने इकट्ठा की। सब कुछ होने के बाद इन्हें पता लगा कि इन्हें कामाख्या देवी की पूजा करनी है और इसके अंदर कुछ सामग्री, विशेष सामग्री का यूज होगा जिसका मिलना इतना आसान नहीं था। उस सामग्री को ढूंढने के लिए इन्होंने हरिद्वार के जो भी पंसारी आप समझते हैं, जहाँ पे जड़ी बूटियों से दवाइयाँ मिलती है, अलग अलग दुकानों पर ढूंढना शुरू किया। इन्होंने पूरी लिस्ट बनाई और एक एक करके अलग अलग दुकानों से वो सारी सामग्री इन्होंने इकट्ठा की। जब इन्होंने सारी फाइन डिटेल्स नोट की थी तो लास्ट में, सबसे लास्ट में एक चीज इन्होंने लिखी थी, वो थी एक ताजी चिता की राख। उसको पढ़ते इन लोगों का दिमाग खराब हो गया था कि ये सब कहाँ से लाएंगे, बाकी से जड़ी बूटी तो हम ले आएंगे। तो उन्होंने उसको अपनी लिस्ट के अंदर सबसे लास्ट में रखा था कि पहले बाकी सारी पूजन सामग्री जो भी है वो सब ले आते हैं, फिर इसका क्या करना है, इसका उपाय भी हम लोग ढूंढेंगे, क्योंकि हरिद्वार में ये है तो ये काम मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। बाकी सारा सामान खरीद के इन्होंने अपने रूम के अंदर रख दिया और सारा सामान आने के बाद राहुल वरुण से बोलता कि भाई सब कुछ आ गया, अब बस अपने को चिता की राख लेकर आनी है। तो वरुण थोड़ा घबरा जाता, बोलते हैं नहीं यार एक काम करते अपन छोड़ते हैं, तो भी छोड़ना है यार, लाइफ में बहुत सारी लड़कियां आएंगी। बोलते यार पागल है, अपन लोग यहाँ तक आ गए हैं, सारा सामान ले आए, अब अपन पीछे नहीं हटेंगे। और तो डर क्यों रहा है यार, अपने को कौन से शमशान के अंदर बैठ के पूजा करनी है, राख ही तो लेकर आनी है, चलेंगे राख लेकर आ जाएंगे, अपना क्या जाएगा। जस्ट जैसे उसने वरुण को मनाया तो उन्होंने डिसाइड किया कि चलो चलते हैं। तो आज की रात वो लोग निकले करीबन 11 बजे के आसपास। और ऑब्वियसली आप कुछ ढूंढने जाते तो आप पहले से सारा ट्रेस करके रखते हो। रात को 11 साढ़े 11 बजे के आसपास एक शमशान घाट था जहाँ पर ये पहले ही रैकी करके आ चुके थे, क्योंकि दिन भर में घूम के उन्होंने देख लिया था कि कहाँ कहाँ पर जल रहा है। तो आप जानते हैं कि करीबन अगर 4-5 बजे के आसपास भी किसी की चिता जलाई जाए तो उसकी राख अगले दिन तक ही ठंडी होती है। तो ये पहुंचे शमशान से, अलग से सन्नाटा था। ऑब्वियसली थोड़ा सा इन्होंने ऐसा शमशान ढूंढा जहाँ पर कोई और नहीं होता है। वहाँ पहुँचने के बाद एक थैली काले रंग की लोग लेकर गए थे अपने साथ में। चारों तरफ से देखा, आसपास कोई नहीं, और मौका देख के इन्होंने फटाफट से वहाँ जो चिता जली हुई थी उसकी राख उठाई, उसको रखा और लेकर ये लोग अपने रूम पर आ गए। घर आने के बाद ये राख उन्होंने किचन के एक डब्बे के अंदर छुपा दी, क्योंकि ये दोनों एक रूम में रहते थे, उसके अंदर मंदिर था और दूसरे रूम में प्रतीक और रियाज रहते थे। उनको इस बारे में कुछ भी पता नहीं था और ना ही वो किसी और को ये राज बताना चाहते थे। ये सब करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि जिस दिन प्रतीक और रियाज यहाँ पर नहीं होंगे उस दिन ही रिचुअल्स परफॉर्म करेंगे। और उनको ज़्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ा। 2 से 3 दिन के बाद इनके जो भी बाकी इंटर्न्स के कलीग्स थे उन्होंने एक कॉकटेल पार्टी रखी और इन सबको इनवाइट किया। इन दोनों दोस्तों ने जाने से मना कर दिया, बहाना बना लिया। तो वहाँ गए रियाज और प्रतीक, और इनको पता था कि वो अब कल सुबह तक नहीं आने वाले और इससे परफेक्ट मौका इन दोनों दोस्तों को नहीं मिलेगा। प्रतीक और रियाज के जाने के बाद इन दोनों जैसे उस विधि के अंदर लिखा हुआ था वैसे पूरा हवन का मंडप सेटअप किया, वहां पर पूजाएं की। एक मंत्र लिखा हुआ था जिस मंत्र का इनको करीबन 10,000 बार जाप करना था। उस राख को उस हवन कुंड के पास रख के उसको अभिमंत्रित करना था। तो उन्होंने वो पूरा प्रोसेस किया और वो पूरा प्रोसेस करने के बाद वरुण का तो पता नहीं, लेकिन राहुल बहुत खुश था क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि अब वो कल्पना को हासिल कर लेगा। अब जल्दबाजी के अंदर ये उस चिता की जो राख थी वो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ले आए थे। पूजा के बाद उन्हें कुछ नहीं आता, उसमें थोड़ी सी चुटकी भर राख को लेकर बस कल्पना के सिर के ऊपर फेंकना था। अब आप मुट्ठी भर फेंक दोगे सामने वाले को पता लग जाएगा, तो बिल्कुल इस तरह से कि उसको आइडिया भी ना लगे। तो उन्हें समझ में नहीं आया कि बाकी राख का क्या करे। तो उन्होंने वापस उस राख को पॉलीथीन में बांध कर और उस डब्बे के अंदर ही पैक कर दिया और थोड़ी सी राख एक कागज़ के अंदर डाल के उसने पुड़िया बना के अपनी जेब में रख ली और निकल पड़ा अपने मिशन पर, यानी अपने ऑफिस में। अच्छा, ये जो रिचुअल्स इन्होंने किए थे वो प्रतीक और रियाज के रूम में किए थे, तो इनके खुद के रूम में जो था वो मंदिर था। खैर, वो पहुंचता है ऑफिस पहुंचने के बाद मौका देखकर वो चुपचाप से उस राख को कल्पना के ऊपर, सिर के ऊपर बिखेर कर और निकल लेता है। कोई उसे देख नहीं पाता है। और अब बस वो धीरे धीरे कल्पना के पास जाना, उससे बातचीत करना शुरू करता है और 7 ही दिनों के अंदर उसको इम्पैक्ट दिखने लगा। कल्पना अब राहुल के क्लोज आने लगी थी। राहुल वरुण दोनों ही खुश थे कि यार जो हमने किया वो प्लान सक्सेसफुल हो रहा है, और इसका पॉजिटिव रिजल्ट उनको दिखा जस्ट 1 महीने के बाद, जब कल्पना का अपने पुराने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया।
इसके बाद कल्पना और राहुल एक दूसरे को डेट करने लगे। राहुल बहुत खुश था, वो कल्पना को लंच पे ले जाता, मूवीज साथ में देखने जाते। सब कुछ इनके प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था। मैं समझ सकता हूँ यहाँ पर हमारे जितने भी सिंगल दोस्त हैं उन लोगों को एक नया रास्ता दिख रहा होगा। ठीक है, आप भी किसी न किसी को पसंद करते होंगे, उसको अपने पास बुलाने का। लेकिन रुको जरा, सब्र करो। कुछ ही दिनों के अंदर अंदर एक दिन अचानक से प्रतीक की तबीयत खराब हुई। वो बैठे बैठे एकदम बिल्कुल बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही थी, ऑलमोस्ट बेहोश सा हो गया था। पूरा दिन वो ऐसे ही पड़ा रहा। शाम तक भी उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आया, बहुत ज़्यादा उसको ड्रिप भी चढ़वा दी, फिर भी कुछ नहीं। तो उसको हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ जाकर उसके जब ब्लड टेस्ट हुए तो पता लगा इसकी प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो गई। तो उन लोगों को लगा कि शायद इसको डेंगू हो गया है, क्योंकि उसी के अंदर प्लेटलेट्स डाउन होती हैं। तो जब डेंगू करके प्रॉपर टेस्ट हुए तो उसकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थी ना। इवन उसको एक वायरल फीवर नहीं था, बॉडी में फीवर तो कहीं था ही नहीं, उसकी प्लेटलेट्स डाउन हो रही थी। जब कुछ समझ में नहीं आया, 3-4 दिन सब लोगों ने वेट किया, तो बोला कि यार भाई तू घर चला जा, ज़्यादा तबीयत खराब हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसको उसके घर भेज दिया गया। उसके घर जाने के बाद उस रूम के अंदर रियाज अकेला सोता था, और जिस दिन से प्रतीक गया उसी दिन से रियाज का नंबर लग चुका था। सोते सोते उसे एकदम से स्लीप पैरालिसिस के अटैक्स आने लगे। सुबह उठ के उसने अपने दोस्तों को बताया कि यार वरुण की तबीयत ना ऐसे खराब नहीं है। मतलब कि क्या हुआ? बोले यार रात को मैं सो रहा था, मतलब मेरे को बार बार तो लगता कि मेरा गला दबा रहा है, और मुझे ना पूरे रूम में ऐसा लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, कोई और है जो मेरे को देख रहा है, मेरे को घूर रहा है। तो उन्होंने बोला कि पागल हो गया क्या, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसने बोला हाँ यार पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था। बोला ठीक है चलो ऑफिस चलते हैं। अब ये बोलकर जैसे ही रियाज वहाँ से निकलता है, दोनों से इधर उधर देखते हैं और इशारा करते हैं। दोनों समझ चुके थे कि जो इनका दोस्त था प्रतीक, उसकी तबीयत शायद ऐसे खराब नहीं थी। उनके दिमाग में चीज़ आ चुकी थी कि उन्होंने जो इनके रूम में रिचुअल्स किए थे, कहीं उसकी वजह से तो नहीं हो रहा है। रात के लोग वापस आए, खाना वाना खा पी कर आराम सोए, तो उनको रियाज को चिल्लाने की आवाज़ आई। चिल्लाने के बाद तो भागकर उसके रूम की तरफ गए। तो उनसे पूछा क्या हुआ? तो फिर से वही इसको उस पैरालिसिस का अटैक। तो बोले यार किसी ने मेरा गला दबाने की कोशिश की। तो उन्होंने उसको आराम किया, समझाया। दोनों दोस्त इशारों में बात कर रहे, चारों तरफ रूम को देख भी रहे, टटोल रहे थे, पर किसी को कुछ भी नहीं दिख रहा था। रियाज बहुत ज़्यादा परेशान था। उन्होंने रियाज को बोला भाई एक काम कर, तेरे को अगर दिक्कत है तो हमारे साथ मेरे रूम में सो रहा। हाँ यार मैं यहाँ पर अकेला तो नहीं सोऊंगा। तो उस रात ये तीनों के तीनों दोस्त इन्हीं के रूम में सोए। और अगले दिन उठते रियाज बोलता है यार मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मैं अपने घर जा रहा हूँ थोड़े दिनों के लिए, 2-5 दिन के लिए, फिर वापस आऊँगा। अब वो भी चला गया। अब इस घर के अंदर ये दोनों दोस्त अकेले थे। एंड यू वोंट बिलीव, शाम को जब ये ऑफिस से घर वापस आए तो राहुल का तो पता नहीं, वो तो प्यार के बुखार में पागल था। लेकिन वरुण भी, दोनों कमरे भी आमने सामने ही थे। तो वरुण जब भी अपने कमरे में से घुसता तो उसे लगता कि पीछे से उस कमरे में खड़ा होकर कोई उसको देख रहा है, क्योंकि इनके कमरे में मंदिर था। अगर वहाँ वाकई में कोई था तो उनके कमरे में नहीं आ सकता था। हर बार जब भी वो कमरे के अंदर एंटर करता, उसको ऐसा लगता कि पीछे वाले गेट पे कोई खड़ा है और उसे देख रहा है। यू नो दैट फीलिंग, जब आप किसी रूम से किसी गेट पे एंटर करो और कोई पीछे खड़ा होकर आपको देख रहा है, तो आपको फील हो जाएगा, आपकी जो सिक्स्थ सेंस है वो आपको बताएगी। तो एग्जैक्टली ऐसा ही उसको फील होता था। उसने रात को 9-10 बजे के बाद अपने कमरे से बाहर निकलना ही बंद कर दिया था। उनके रूम में अटैच टॉयलेट नहीं था। वो पूरी रात चाहे टॉयलेट करके रोक के बैठता रहा, एक ही बार जाके आता था। उसके बाद इवन पूरी रात पानी भी नहीं पीता था कि पानी पीऊँगा, टॉयलेट करने उठूँगा। रात उसी आनन फानन किसी अजीब टाइम में उठा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। उसे इतना डर लग गया था कि वो अब रोज रात को हनुमान चालीसा पढ़ के ही सोता था। इसके 1-2 दिन बाद ये दोनों दोस्त ऋषिकेश जाने का प्लान बनाते हैं, और लौटते वक्त इनका मन होता है कुछ एडवेंचरस करते हैं, और इस चक्कर में वो नेशनल पार्क वाला रूट ले लेते हैं। अंधेरा हो चुका था शाम का, तो ये लोग हाईवे पे चल रहे, तभी उन्हें रास्ते में एक कुटिया दिखाई देती है। ये दोनों दोस्त उस कुटिया के अंदर पहुंचे, वहां देखा तो वहां पर एक बाबा थे जो बैठे हुए थे ध्यान लगाकर। ये दोनों उनके पास पहुंचे और बोले कि बाबा हम ना यहाँ रास्ता भटक गए, क्या मैं बता सकते हैं कि हरिद्वार जाने का रास्ता कौन सा है? उसको देखते ही राहुल बाबा जो थे और राहुल को बहुत बुरी तरह घूर रहे थे, और घूरते घूरते एक दूसरे बोलते हैं हलक निरंजन, भाग यहाँ से दोस्त। इतना बोलते हुए दोनों घबरा गए, और राहुल और उनको लगा कि शायद हमने बाबा की जो समाधि है पूजा उसको उसमें व्यवधान डाल दिया है। वो बिना कुछ बोले चुपचाप वहाँ से निकल लिए, बाइक स्टार्ट की और खुद ही अपने आप से ही रास्ता ढूंढने लगे। एक्चुअली इनके फ़ोन का नेटवर्क गायब हो गया था, गूगल मैप काम नहीं कर रहा था, और अब ये दोनों अपने हिसाब से ही चले जा रहे थे।
चलते चलते एकदम से एक ढलान वाला रास्ता है और जैसे वो ढलान शुरू हुई इनकी बाइक की लाइट एकदम से ऑफ हो गई, ब्रेक्स ने काम करना बंद कर दिया और ढलान पे इनकी बाइक की स्पीड और तेज हो गई। अब यहाँ मैं एक बात बोलना चाहूंगा, जिसका गुजरता है ना वही समझ सकता। हम लोग लगता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, लेकिन इनके साथ ये रियल में हुआ। वो बाइक की स्पीड बढ़ गई, बार बार वो ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहा है पर ब्रेक लग नहीं रहा है। दोनों की हालत टाइट थी। आप समझो आप नेशनल पार्क में हो जहाँ लाइट नहीं होती, अंधेरा हो चुका और आपकी बाइक की लाइट भी ऑफ हो गई है। आप बिल्कुल एक अंधेर गुफा की तरह चले जा रहे हो पर घने घने पेड़ हैं और इन दोनों को बहुत बुरी तरह से बाइक अपने आप कैसे इतनी तेज स्पीड तेज हो रही है। इन दोनों ने कुछ नहीं सोचा। राहुल बोला भाई जल्दी से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना शुरू करो। उन दोनों ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू किया और बार बार वो ब्रेक लगाने की कोशिश कर, पर ब्रेक लग नहीं रहे। तभी एकदम अचानक से बाइक के ब्रेक लगते हैं और बाइक बिल्कुल से आकर रुकती है और जहां रुकती है वहां देखते हैं दोनों की हालत टाइट हो जाती है। मात्र 5 या 6 फीट बाद एक बहुत गहरी खाई थी। अगर सही टाइम पर इनके ब्रेक नहीं लगते तो ये दोनों के दोनों सीधे उस खाई के अंदर जाने वाले थे। 2-3 मिनट तक तो इन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आया। 2-3 मिनट तो इनको अपनी सांस को कंट्रोल करने में लग गए। उसके बाद दोनों दोस्तों ने डिस्कस किया कि यार ये अपने साथ क्या हुआ है। वरुण रोने लग गए, बोले कि यार ये क्या हो रहा है भाई यार। और ना ये सब ना इसीलिए हो रहा है कि उस दिन अपन लोगों ने उस आदत की थी, साले तूने उस लड़की के चक्कर में पता नहीं क्या करवा दिया मुझसे। तो बोलता भाई ये सब डिस्कस करने की जरूरत नहीं है अभी, यहाँ पर टाइम भी नहीं है, पता नहीं हम लोग कहाँ पर चले यहाँ से निकलते हैं। हिम्मत जुटा के वापस अपनी बाइक को स्टार्ट करते हैं। बाइक स्टार्ट हो जाती है। ये लोग वापस उस रास्ते से ऊपर चढ़ते हैं, फिर एक और रास्ता देखकर चलना शुरू करते हैं। इनको पता नहीं था ये कहाँ जा रहे हैं, लेकिन बस इनके साथ था कि इस बार हम लोग बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं। ये चल ही रहे होते हैं तभी अचानक से इनको वापस से बाइक पर ब्रेक लगाने पड़ते हैं। वो इसलिए क्योंकि इनकी बाइक के सामने करीबन 6 फीट का एक बारहसिंगा आके खड़ा हो गया था। उसको ये लंबे लंबे सींग थे और ये सबसे अजीब बात थी वो ये थी कि वो सीधा इनकी आंखों के अंदर घूर रहा था, जैसे वो उनको चुनौती दे रहा हो कि तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो भाई। वो पहले से बहुत बुरे डरे हुए थे और एक नॉर्मल सी चीज़ थी, नेशनल पार्क में जा रहे हो, जानवर आपके सामने आ सकता है, पर एकदम से वो आया तो और बुरे घबरा गए। फिर थोड़ी देर जैसे ही वो 1-2 सेकंड का ही उनका वो उसका ग्लांस था और इतने में उठ के वो जंगल की तरफ भाग गया। अभी एक इंसिडेंट वो हुआ था, दूसरा ये हुआ, ऑल्दो इसका उससे कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा हालत टाइट जो थी कैसे भी करके बस ये अपने फ्लैट पर पहुंचना चाहते थे। फिर उसके बाद उन्होंने बाइक स्टार्ट की, चलना शुरू किया और किस्मत से बिल्कुल सही रास्ते पर थे। करीबन 25-30 मिनट ड्राइव करने के बाद ये वहाँ से बाहर निकले और मेन जो रास्ता था उसके ऊपर आकर अपने फ्लैट पर पहुंचे। वहाँ पहुंचकर भी इनका डर खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अब जो इंसिडेंट के साथ हो गए थे ये रिलेट कर पा रहे थे कि जो भी हुआ ये उसी दिन के रिचुअल्स की वजह से हुआ, वरना आज तक जिंदगी में ऐसा अजीब सा किस्सा या अजीब सी घटना उनके साथ कभी नहीं हुई। घर में कोई और नहीं था, सिर्फ ये दोनों ही थे। ये दोनों वहाँ जाने में डर रहे थे, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। दोनों दोस्त चुपचाप फ्लैट की चाबी खोलते ना इधर देखा ना इधर, सीधा अपने रूम के अंदर गए, गेट लगाया और बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ रहे ओल्ड ली और वहाँ दोनों के दोनों हनुमान चालीसा पाठ करना शुरू कर दिया। बुरी तरह से दोनों थके हुए थे दिन भर के, तो पता नहीं उनको कब नींद आ गई। सुबह उठे, सब कुछ उनको नॉर्मल फील हो रहा था और फिर वो निकल गए अपने ऑफिस के लिए। अगले दिन इनका मेरठ जाने का प्लान बनता है, क्योंकि वरुण को अपनी किसी फ्रेंड से मिलने जाना था। तो ये दोनों लोग बाइक पर निकलते हैं। हरिद्वार से निकल कर ये मेरठ के रास्ते पर होते हैं। रास्ते में इनके पास रियाज के फादर का फ़ोन आता है राहुल के पास। वो राहुल को बोलते हैं कि क्या किया तुम लोगों ने। तो बोलते क्या किया मतलब अंकल। बोलता है कि तुम लोगों ने किसी रूह को परेशान किया है। तो बोलता है अंकल कैसी बात कर रहे हो, हम लोग किसी रूह को क्यों परेशान करेंगे। और ये बात आपको उसने बोल दी। तो बोलते हैं कि रियाज की घर आने के बाद तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, वो अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था। और जब हमने मौलवी साहब को बताया तो उन्होंने बताया कि इन लोगों ने मिलकर किसी न किसी रूह को परेशान किया है और वो इन लोगों को सता रही है। उसके बाद जैसे जैसे करके उसने उसके पापा को टाला और उसके बाद वापस से वरुण के पास आया। वरुण से क्या हुआ भाई, रियाज की तबीयत ठीक होता। हाँ यार, उसके पापा का फ़ोन था कि अभी उसकी मतलब बीच में तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, अब उसकी तबीयत ठीक है तो चल। उसने वरुण को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि अभी उसको जाना भी था और उन्होंने सोचा कि वापस जब मतलब वहाँ पहुँच जाएंगे, घर पहुँच जाएंगे, उसके बाद इसको मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। तो शाम तक काफ़ी डिस्टेंस कवर उन्होंने कर ली थी। फिर इसके बाद क्योंकि कल के भी थके हुए थे, उन्होंने बोला कि यार एक काम करते हैं, आज अब होटल में रुकते हैं, आगे का सफ़र अपन कल मॉर्निंग में तय कर लेंगे। तो ऐसा डिसाइड हुआ। दोनों दोस्तों ने होटल लिया और होटल में खाना खा पी कर ये सो गए। अब रात को ये सोए थे, तभी वरुण को एकदम से कॉल खींच के थप्पड़ पड़ता है। थप्पड़ पड़ते ही उठता है, देखता है तो उसके कमरे में कोई दिखाई देता और राहुल उसके पास में बहुत गहरी नींद के अंदर सो रहा था। मुझे समझ में नहीं आया कि उसे थप्पड़ कैसे पड़ा। उसे पहले तो लगा
कि शायद नींद में वो सपना देख रहा होगा, लेकिन थप्पड़ इतना तेज बजा से उसके गाल पे दर्द हो रहा था। चारों तरफ देखकर वो वापस से सो गया। फिर शायद उसको सोए 10 मिनट थे, फिर दोबारा से गाल पे एक और खींच के थप्पड़ पड़ता। फिर थप्पड़ पड़ा, फिर वो उठा, फिर देखा तो राहुल यहाँ सो रहा है और इस बार दर्द जो था वो बहुत तेज था। उसे कुछ समझ में ही नहीं आया कि ये क्या चल रहा है। वाकई में मतलब आपको पता है, वो जब थप्पड़ पड़ता है तो कितना फील होता है। वो क्या करता, चारों तरफ देख लिया उसने, कुछ भी नहीं है। फिर से वो अपनी रजाई ओढ़ के और सो गया। इस बार अगर राहुल मारेगा तो भी उसको लगेगी नहीं। पता नहीं नींद में कब टाइम निकला कब नहीं। थोड़ी देर के बाद उसको ऐसे फील हो रहा कि कोई उसके शरीर छाती के ऊपर बैठा हुआ। उसका दम घुटना शुरू हो गया, सांस नहीं आ रही थी उसको। उसने रजाई ऊपर की, जैसे उसने रजाई ऊपर की, उसके आगे फटे फटे रह गए। उसके ऊपर एक काले रंग की परछाई बैठी हुई थी। वरुण को आज तक समझ में नहीं आता है कि ये उसका वहम था या वाकई में कुछ था। वो आवाज निकाल के राहुल को जगाना चाहता था, उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। तभी उसे यही का सोल्यूशन मिला, उसने आंख बंद की और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। और उसके बाद वो दोबारा सो नहीं पाया। पूरी रात चुपचाप वो आंख बंद करके अपने जगह अंदर उसके पास हनुमान चालीसा ही पढ़ता रहा। ऑब्वियसली शायद उसको भी रियाज की तरह ही स्लीप पैरालिसिस का अटैक आया था। ऐसे ही अटैक रियाज को भी आया करते थे, लेकिन उसे ये समझ में आया कि उसको ये 2 थप्पड़ क्यों पड़े थे। हो सकता है रियाज को भी ऐसे थप्पड़ पड़े हों, लेकिन उसने किसी को बताया नहीं। सुबह उठते उसने राहुल की बात बताई कि रात को देख ऐसे थप्पड़ पड़े मेरे को, और उसके वाकई में उसका गाल ना लाल हो रखा था, बढ़िया से खींच के थप्पड़ मारा हो। उसकी बात सुनकर राहुल ने भी उसको रियाज के फादर वाली बात बता दी कि वो क्या कह रहे थे। ये बात सुनकर और जो इंसिडेंट उनको जब डॉट्स कनेक्ट किए तो इन दोनों को समझ में आ गया कि उस दिन हमने जो प्रक्रिया की थी उससे कुछ ना कुछ ऐसी शक्ति या कुछ आ गया है जो हम सब लोगों को परेशान कर रही है, और अगर हमने इसका सोल्यूशन जल्दी नहीं निकाला तो कुछ गलत हो सकता है। अभी दोनों डिस्कस करते हैं और बात करते हैं कि यार अपन ने जो प्रक्रिया की थी तो अपन ने सब कुछ करके फिर गंगा जल सब कुछ साफ किया था, सारी विधि ठीक से की थी और इसी तो विधि काम भी कर गई। फिर एकदम से वरुण को दिमाग क्लिक करता है कि अबे अपन ने विधि तो ठीक से की थी, लेकिन जो बाकी चिता की राख बच गई थी ना, वो अभी भी किचन के डब्बे में पड़ी हुई है। और तो सोच, वो बिल्कुल फ्रेश चिता थी। हम उसकी राख लिया और शायद वो जो रिचुअल्स होते हैं 13 दिन के, उसके वो कंप्लीट नहीं हो, मतलब वो हो तो गए परिवार वालों की तरफ से, लेकिन उसकी चिता की राख अपने पास पड़ी हुई है, शायद इसलिए मुक्त नहीं हो पा रही है। और अभी भी टाइम बचा हुआ है भाई, अगर हम उस राख को मतलब जो भी हमें करना है उसका इलाज कर दें तो हो सकता है मुक्त हो जाए, क्योंकि अगर ये यहाँ अटक गई तो अभी जो दिख रहा है और भी बहुत कुछ अपने साथ हो सकता है। दोनों ने मेरठ जाने का डिसीजन छोड़ा, मतलब मेरठ जाने का कैंसिल किया और उसके बाद वापस से हरिद्वार के लिए निकल गए। अब एक्चुअली वरुण जो था वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने मेरठ जा रहा था और वो बहुत पास में बचा था मेरठ, करीब मान लो कि 60-70 किलोमीटर और बचा होगा। और थक गए थे इसलिए रुक गए थे। तो घूमे तो उसको बहुत गुस्सा होता, गुस्से में जाते जाते उसने बोला कि रुक जा मुर्दे, तुझे तो मैं हरिद्वार पहुंच के बताता हूँ। और इतना कहकर वो लोग हरिद्वार के लिए निकल गए। अब शायद इन दोनों को पता नहीं कि जिस मुर्दे को ये गाली दे रहे थे वो तो इनके साथ ही घूम रहा है। हाईवे पे चलते चलते इनका एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। पता नहीं कैसे। अब आप जानते हैं, आप हाईवे पे चल रहे हैं, आपको जल्दी पहुंचना है, तो बाइक भी आप 190 से 110 की स्पीड पे आराम से चलाते ही चलाते हो जब 2 दोस्त हो, यंग हो। एकदम से बाइक स्किड हुई और जो लास्ट चीज़ वरुण को याद थी वो ये थी कि वो हवा में था और उसकी आंखों के सामने राहुल और बाइक घिसटते हुए जा रहे थे। उसके बाद जब दोबारा आंख खुलते तो एक हॉस्पिटल में था, उसी के पास के बेड पर राहुल भी लेटा हुआ था। वो ठीक था, चोटें बहुत ज़्यादा आई थी उसको, लेकिन वो जिंदा था। वरुण को बहुत ज़्यादा चोट तो नहीं आई थी, तो उसने आसपास पता किया तो उसको पता लगा कि एक कार वाले ने इनकी बाइक को पीछे से ठोक दिया था और उस कार वाले को पकड़ लिया गया था। जब कार वाले से बात की गई तो कार वाले ने बताया कि वो कार ड्राइव करता, तभी अचानक से गाड़ी के सामने पता नहीं एकदम से कोई 12 सिंह आके खड़ा हो गया और जैसे उसने अपनी कार को साइड में निकाला वो डिसबैलेंस होकर सीधे इनकी बाइक से टकरा गई। ये बात सुनकर वरुण की एक बार फिर से रूह कांप गई, क्योंकि ऐसा ही 12 सिंगा उनको उस नेशनल पार्क में दिखा था। क्या ये दोनों इंसिडेंट्स रिलेटेड थे? राहुल के हाथ पैर छिल गए थे, लेकिन कोई बड़ा फ्रैक्चर नहीं था। वरुण का आगे का एक दांत टूट गया था। पुलिस ने उस आदमी को अरेस्ट किया था और वो पूछ रहे कि भाई तुम लोगों को इसके लिए कोई एफआईआर फिर कुछ करनी? तो बोले नहीं, ये एक एक्सीडेंट ही था, आप इन्हें छोड़ दीजिए, मैं कोई एफआईआर नहीं करनी है। क्योंकि कहीं ना कहीं वरुण और राहुल दोनों को ही पता था कि इस एक्सीडेंट का कारण ये आदमी नहीं है। पुलिस के जाने के बाद इन्होंने हॉस्पिटल से पूछा कि भाई हम कब यहाँ से जा सकते हैं। बोला कि अभी आपकी चोटें बहुत वो है और आप कम से कम
आज और कल तो आपको रुकना है। मेरे को बोलता नहीं नहीं, हमारी फैमिली में बहुत बड़ी इमरजेंसी है और हमको आज ही जाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों समझ चुके थे कि जो अब इनके साथ हो गया है, जिस हिसाब से इंटेंसिटी बढ़ रही है, अगर इन्होंने जल्दी कोई इलाज नहीं किया तो इन दोनों की जान भी जा सकती है। ऑल्दो हॉस्पिटल वाले मानने को तैयार नहीं थे, पर इन्होंने किसी तरह से मैनेज किया, क्योंकि वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल था। दोनों के दोनों अपने फ्लैट पर पहुंचे। फ्लैट पर पहुंचना सीधा वो उस डब्बे पे गए जहाँ पे उन्होंने पॉलिथीन में राख रखी थी, और डब्बा लेकर उन्होंने एक ऑटो किया और ऑटो लेकर सीधा वो पहुंचे घाट पर। घाट पर पहुंचने के बाद उन्होंने वो राख गंगा जी में बहा दी और हाथ जोड़कर उसे सच्चे दिल से माफ़ी मांगी कि हमसे गलती हो गई, हमने जो भी कुछ किया हमें पता नहीं था कि हमने आपको बांध लिया अपने साथ, क्योंकि अभी भी आपके वो 13 दिन पूरे नहीं हुए हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप मुक्त हो जाएं। इस तरह करके सारी बात उन्होंने बोली, और उसके बाद भगवान के ऊपर विश्वास रखते हुए उनके सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो लोग वापस से आ गए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। शायद वो जो भी आत्मा थी, वो एक अच्छी, जो भी एंटिटी थी, वो एनर्जी थी, वो एक अच्छी उसने लाइफ जी होगी। वो इन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी, वो सिर्फ बंध गई थी इनकी वजह से। उसके रिचुअल्स घर पे तो शायद हो गए होंगे, लेकिन इन्होंने जो उसका अंश रखा हुआ था उसकी वजह से उसको मुक्ति नहीं मिल पा रही थी। और जैसे इन्होंने ये सब किया, माफ़ी मांगी, उसके बाद से इनकी लाइफ वापस से ट्रैक पे आना शुरू हो गई। इस प्रोसेस के 3 से 4 दिन के बाद ही रियाज और प्रतीक भी वापस आ गए थे। इन्होंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि यार एकदम से सब कुछ वापस से नॉर्मल सा लगने लगा, सब कुछ ठीक लग रहा था, तो हमने बोला कि हम अपनी वापस इंटर्नशिप में चलते हैं। चारों दोस्त वापस से उसी फ्लैट के अंदर रहने लगे। जिस कल्पना के लिए राहुल ने सब किया था, तब भी उसका रिलेशन से चलता रहा और आगे जाकर इन दोनों ने शादी भी कर ली। लेकिन ये राज इन दोनों दोस्तों के बीच में ही रहा। आज तक भी किसी को नहीं पता था, आज से पहले, अब से पहले, कि ऐसा कुछ उन्होंने किया था। उस घटना के बाद दोनों दोस्तों ने कभी भी रावण संहिता को नहीं पढ़ा। वो बुक उन्होंने वहीं पर एक मंदिर में दान कर दी और दोबारा ये प्रण लिया कि आगे जाकर लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो इस तरह से अपना काम करने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए राहुल ने और वरुण ने मिलकर कुछ ऐसी चीज़ों के साथ छेड़खानी की जिनके बारे में वो कुछ भी नहीं जानते। सिर्फ एक किताब पढ़कर उन्होंने एक प्रोसेस, एक विधि को किया। वो विधि उनके लिए संपन्न भी हुई, फ्रूटफुल भी हुई, लेकिन साथ ही साथ उनके साथ लैच हो गई एक एंटिटी। वो तो आप किस्मत की बात मानो या फिर ये बहुत धार्मिक थे इसलिए इनको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, और जो एंटिटी इनसे लैच हुई वो इतनी खतरनाक या बुरी नहीं थी। अगर इनके साथ कोई बुरी या फिर खतरनाक एंटिटी लैच हो जाती तो इनका क्या हश्र हो सकता है, आप भी सब जानते हैं। सिर्फ इतना नहीं, इन्हीं की वजह से इनके जो 2 दोस्त थे उनको भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन ऑल इन ऑल फाइनली जाकर ये लोग ठीक हुए और उसके बाद दोबारा कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस इनको नहीं हुआ। लेकिन एक बात अभी भी छुपी हुई है, क्या वाकई में कल्पना राहुल की तरफ उस क्रिया की वजह से अट्रैक्ट हुई थी, या फिर ये कोइंसिडेंस था कि उन दोनों के इंटरनल कुछ प्रॉब्लम चल रही होगी और उस टाइम पर राहुल कल्पना के कांटेक्ट में था, और इसी वजह से होता ना, जब कोई इंसान टूटता है तो उसको एक सहारा चाहिए होता है, और वो सहारा राहुल था। और यहाँ पर राहुल और वरुण ये मानकर चल रहे थे कि उन्होंने जो क्रिया की है उसकी वजह से कल्पना राहुल के पास आई है, या फिर ऐसा था कि उस क्रिया की वजह से कल्पना के साथ साथ वो एंटिटी, जिसके बारे में आज तक भी उनको नहीं पता है कि वो कौन थी, वो इनके पास आ गई थी। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।